हाउ टू बिकम अ साइंटिस्ट। क्या क्वालिटीज चाहिए आपको एक साइंटिस्ट बनने के लिए? ये बातें बताने के लिए जो आपके एनसीईआरटी वाले हैं, आपके सीबीएसई वाले हैं, उन्होंने आपके लिए एक चैप्टर निकाला, वो भी रियल लाइफ का चैप्टर। ये कहानी कोई झूठी कहानी नहीं थी। उन्होंने जो आज की दुनिया के एक बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रिचर्ड एब्राइट, उनकी कहानी आपके सामने परोस के रखी कि देखो कैसे एक यंग लड़का, एक छोटा बच्चा धीरे धीरे एक साइंटिस्ट बन गया। क्या क्या डिफिकल्टीज, फेलियर्स उसने देखे, ये सारी बातें उसमें आपको बता दी गई। क्यों बताई? इसलिए बता दी ताकि ये सब पढ़ने के बाद आपके अंदर भी दिलचस्पी पैदा हो साइंस की तरफ या फिर पढ़ाई की तरफ, अपने करियर की तरफ। ये मकसद था। उस चैप्टर का नाम दिया गया द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। इसका मतलब ये है कि भाई एक साइंटिस्ट कैसे बने, क्या क्या पढ़ा उन्होंने देखे, कितने फेलियर्स देखे, कितनी सक्सेस देखे और फाइनली उन्होंने क्या कारनामा करके दिखाया। इस चैप्टर के अंदर द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट में हमें बताया गया है। बड़ा मजेदार चैप्टर है, रियल लाइफ का है। ये जो सर है ना, ये जो है, ये साइंटिस्ट है। इनकी जितनी इज्जत की जाए उतनी कम है, क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी डिस्कवरीज की हैं। क्या डिस्कवरी की है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो जानने के बाद आपको भी बड़ा मजा आएगा। सो चैप्टर रिचर्ड एब्राइट जो आज के दौर के इस जमाने के साइंटिस्ट है, कोई बहुत पुराने नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, इन सब के बारे में सबने पढ़ा है। रिचर्ड एब्राइट के बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो अब इनकी कहानी हम पढ़ने वाले हैं। क्या है वो कहानी? आइए सुनिए मेरी जुबानी। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, सब कुछ हलवा बना के आपके मुंह में डालने वाला हूं। तो तैयार हो जाओ, वीडियो को जल्दी से अभी लाइक कर दो बिना सोचे समझे। आइए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी मैं आपको पूरी समझा दूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज हमेशा रहती है कि एग्जाम में क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, ये चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, आप बिल्कुल रिलैक्स माइंड करके मेरी बातों को सुनते रहो। कुछ मत करना इस चैप्टर के लिए, बस ये जो 4-5 वर्ड्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। क्या है ये वर्ड, ये देख ले। सबसे पहले क्यूरियस का मतलब होता है, ये क्या पढ़ा जाता है? क्यूरियस, ये वर्ड याद रखना। क्यूरियस का मतलब बहुत ज्यादा, जिसके अंदर जिज्ञासा हो, जानने की इच्छा हो कि किसी चीज के बारे में मुझे जानना है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये वर्ड है क्यूरियस, जो बार बार होगा, रिपीट होगा इस चैप्टर में। ब्राइट, ब्राइट मतलब चमकदार, कि एक ब्राइट स्टूडेंट था। कौन भाई? यही होंगे ना, रिचर्ड एब्राइट के बारे में बात हो रही थी, तो एक ब्राइट स्टूडेंट। ये कि मोनक, मोनक क्या होता है? मोनक मतलब एक तितली की ना प्रजाति होती है, एक वैरायटी होती है तितली की, बटरफ्लाई की। हाँ, बटरफ्लाई की एक वैरायटी है, एक नस्ल होती है, उसको मोनक कहते हैं। कैटरपिलर आपने पढ़ा ही होगा, लार्वा, कैटरपिलर, साइंस के अंदर के। अभी कोई तितली होती है, पहले वो एग होता है, लार्वा, प्यूपा, कैटरपिलर। उसी तरह से ये कैटरपिलर है कि जो छोटा बच्चा होता है, तितली जब बन रही होती है, जब तितली बन रही होती है, उसी के एक स्टेज को हम कैटरपिलर कहते हैं। वायसरॉय, ये क्या है? वायसरॉय ये भी एक तितली की नस्ल का नाम है। ऐसे ही ब्लूप्रिंट, एक ये वर्ड है ब्लूप्रिंट, याद रखना। ब्लूप्रिंट मतलब किसी भी चीज का लेखा जोखा, कि क्या आगे वो चीज बनेगी, आगे क्या होगा उसका, उसको कहते हैं ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट याद रखना, ये वर्ड आपको पता होने चाहिए। इन्हें घोट लो, पी लो। आओ अब चैप्टर देखते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने आपके लिए बहुत आसान लैंग्वेज में अपने खुद के इन हाथों से एक आपका लॉन्ग आंसर बना दिया है। क्यों बनाया? ये लॉन्ग आंसर ऐसा है कि आपसे इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा ना, आप उसको आसानी से बना पाओगे। साथ ही साथ इसी चैप्टर में से यही नहीं, इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए आप लिख के आ जाओगे, और पूरी कहानी भी इसी एक लॉन्ग आंसर में मैंने समा दी है। तो ध्यान से बस अब कुर्सी की पेटी बांध के मेरी बातें सुनते रहो, देखो कितना मजा आएगा। भाई क्या है ये स्टोरी? क्या है ये स्टोरी? भाई इट इज अ स्टोरी अबाउट द फेमस साइंटिस्ट रिचर्ड एब्राइट। ये तो हम सबको ही पता है। क्या जिसको इंग्लिश नहीं आती, आपको अगर इंग्लिश नहीं आ रही, बनानी भी नहीं आ रही, क्या ये कोई बहुत मुश्किल वर्ड है? नहीं, बहुत मुश्किल तो नहीं है। कि ये स्टोरी किसकी है? ये स्टोरी रिचर्ड एब्राइट की है। वो जो अंकल अभी पीछे थे, उनकी कहानी है। इट इज अ स्टोरी अबाउट रिचर्ड एब्राइट। क्या एग्जाम में पूछा जाएगा? बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज अ क्यूरियस एंड ब्राइट चाइल्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने पढ़ा भी था। क्यूरियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में जो आएगा वो लाइन है ये। रिचर्ड एब्राइट कैसे थे बच्चे? एक क्यूरियस और ब्राइट चाइल्ड थे। ब्राइट बच्चा था, जिसका दिमाग ब्राइट था, तेज था, और वो क्या थे? क्यूरियस थे, जानने की उनके अंदर इच्छा होती थी। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही। आगे बढ़ जाते हैं। हिज मदर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का। इस चैप्टर में से लॉन्ग आंसर
ट्रेंड ये कहता है कि बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, 6 नंबर का सवाल आपसे बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, ज्यादातर इसमें से 3 नंबर का सवाल आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, छोटे क्वेश्चन, छोटा आंसर आपसे पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम्स। इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि जो रिचर्ड एब्राइट है उनकी मदर का क्या रोल था उनकी लाइफ में, और ये यहां से बात शुरू होती है। इसलिए ध्यान से इस वीडियो का ये पार्ट जरूर देखो। आओ सुनो। His mother encouraged his interest in learning. उनकी मदर ने अपने बच्चे का, रिचर्ड एब्राइट का इंटरेस्ट लर्निंग की तरफ यानी सीखने की तरफ उनको encourage किया। बार बार ये वर्ड मैं बोल रहा हूं, ये लिख के आना जब भी मदर की बात होगी। और क्या किया उनकी मां ने, रिचर्ड एब्राइट की मदर ने अपने बच्चे के लिए क्या किया ताकि वो साइंटिस्ट बने, और क्या किया, उनका क्या रोल था? शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, उनको ट्रिप्स पर ले जाती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, घूमने घुमाने लेके जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल एंड अदर इक्विपमेंट। और उनको क्या क्या दिलाया भाई? टेलीस्कोप दिलाया, माइक्रोस्कोप दिलाया और कैमरास दिलाए, माउंटिंग मटेरियल है ना, माउंटिंग मटेरियल दिलाया, या माउंटिंग का मटेरियल दिला दिया, और क्या कह रहा है, और अदर इक्विपमेंट, और तरह तरह के इक्विपमेंट दिलवा दिए। अब बच्चे बैठ के सोच रहे हैं हमने तो जिंदगी में टेलीस्कोप देखा नहीं, माइक्रोस्कोप देखा नहीं, हमें दिलवाते तो क्या, मम्मी पापा से बोलूंगा मुझे टेलीस्कोप दिखा दो, कह देता हूं नया आईफोन ही दिला दो, ऐसी चप्पलें मारते हैं, क्या बोले ठीक है। लेकिन रिचर्ड की जो मदर थी उन्होंने उनको जो साइंटिफिक डिवाइस थे वो दिलवाए थे। आईफोन नहीं, तो मैं आईफोन चाहिए, आईफोन नहीं। यहां पे क्या, मदर ने उनको काम की चीजें दिलवाई थी। तो आपसे भी मैं बोलना चाहता हूं भाई, अपने मम्मी पापा से हमें भी ना आईफोन मत दिलाओ, हमें नया फोन नहीं चाहिए, हमें नई गाड़ी नहीं चाहिए, आप हमें साइंटिफिक चीजें दिखाओ, आप हमें साइंटिफिक चीजें दिलवाओ, हमें टेलीस्कोप दिलवाओ, हमें लैब के सामान दिलवाओ, हमें डिफरेंट ऐसी चीजें दिलवाओ जो हमारे काम में आ जाए। ठीक है, टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स और ये सारा मटेरियल उन्होंने अपने बच्चे को दिलवा दिया था। किसने? रिचर्ड एब्राइट की मम्मा ने। His mother gave him a book, और उनकी मम्मी ने उनको एक बुक दी। उस बुक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। उस बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बुक दी थी, क्या नाम था बुक का? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, which told how monarch butterflies migrate to Central America। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हुआ क्या था कि जो रिचर्ड एब्राइट थे वो 2 साल की उम्र से, जब बहुत ही छोटे से थे ना, तब से ही ना वो उनको शौक था, क्या करने का शौक था? तितलियां पकड़ने का शौक था। तो उन्होंने ना अपने आसपास के ना जितनी भी स्पीशीज थी, जितनी भी तितलियां थी, वो सब कलेक्ट करके रख ली थी। अब उनका इंटरेस्ट खत्म हो रहा था। ऐसे मौके पे रिचर्ड एब्राइट की जो मदर थी उन्होंने उनको एक किताब दी जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। अब उस बुक के अंदर क्या था? उस बुक के अंदर तितलियों के बारे में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था, जिसकी वजह से रिचर्ड एब्राइट का इंटरेस्ट और बढ़ा। किसके अंदर? बटरफ्लाई के अंदर। और क्या हुआ? That opened the world of science to young रिची। रिची कौन है यहाँ पे? प्यार से उनकी मम्मा उनको रिची बुलाती थी। रिची who had collected all 25 species of butterflies। यही बात मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि अब क्या हुआ था कि उन्होंने एक बुक दी। बुक का नाम क्या, जल्दी बताओ? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। और उसमें क्या था? उसकी वजह से क्या हुआ था? उससे ओपन हो गया वर्ल्ड साइंस का। किसका? साइंस का वर्ल्ड ओपन हो गया। किसके लिए? रिचर्ड एब्राइट के लिए, जिसे प्यार से उनकी मम्मी क्या बुलाती थी? रिची बुलाती थी। वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या था? इससे पहले वो 25 स्पीशीज को पहले ही कलेक्ट कर चुके थे। ऐसे तितलियों को पकड़ते थे और कलेक्ट कर लेते थे, तितलियों को पकड़ते थे, कलेक्ट कर लेते थे। उन्होंने अपने नीचे के बेसमेंट में बहुत सारी तितलियां वहां पे पालनी शुरू कर दी थी। उनके अंडों को रखते थे, सेकते थे, सिकवाते थे, और फिर ना उससे बच्चे निकलते थे तितली के, उनको देखते थे, अच्छा अब ये लार्वा बन रहा है। ये सारा काम किसका था? रिचर्ड एब्राइट का। वो ऐसा क्यों करते थे? बचपन से आदत थी तितलियों को देखने की, पकड़ने की ना, तो मन में ना क्यूरियोसिटी आती थी, तितली कैसे उड़ती है, कैसे बनती है, कैसे पैदा होती है, सारी चीजें उनके दिमाग में थी। और उनके ऊपर से उनकी मम्मी ने भी कहा, हाँ बेटे रुक मत, देख मैं तेरे को बुक दे रही हूं, देख तितली वाली बुक दे रही हूं। अब कितनी प्यारी मम्मा है, मम्मा बुक दे रही हैं, सामान साइंटिफिक दिलवा रही हैं, तो बच्चा कैसे साइंटिस्ट नहीं बनेगा? आ जाओ। अब क्या हुआ? ही स्टार्टेड टैगिंग बटरफ्लाइज एज अ टास्क। उन्होंने ना टैग करना शुरू किया, ऐसे स्लिप लगाई और तितलियों पे लगानी शुरू करी। क्यों करा उन्होंने ऐसा? क्योंकि गिवन बाय डॉक्टर अर्गट इन द बुक। क्या हुआ था? एक डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे टोरंटो के। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपनी बुक जो ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 था ना, उसके लास्ट में लिखा था कि अगर आप पढ़ने वाले तितलियों में इंटरेस्टेड हो तो एक काम करना, तितलियों को ना टैग करना शुरू करना, कलेक्ट करके टैग उन पे लिख देना, भाई ये यहाँ, ये यहाँ की, इस तरह से। तो उनको टैगिंग करने का काम शुरू कर दिया। अब ये काम किसने कर दिया? रिचर्ड एब्राइट ने शुरू कर दिया। बुक में लिखा हुआ तो उन्होंने भी शुरू कर दिया। क्या मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। एक बार थोड़ा सा रिवाइव करते हैं, बिना देखे मेरे साथ साथ सोचो जल्दी से, कम ऑन। क्या था? कहानी किसकी है? रिचर्ड एब्राइट की। रिचर्ड एब्राइट बचपन में क्या शौक था?
तितलियों को पकड़ने का, कलेक्ट करने का ब्राइट स्टूडेंट थे, और क्या था, बहुत क्यूरियोसिटी थी इनके अंदर, क्यूरियस स्टूडेंट थे, बिल्कुल थे। उनकी मदर ने उनकी बहुत हेल्प की थी, मदर ने उनको सामान दिलवाया, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, है ना, इस तरह के इक्विपमेंट दिलवाए। इन्होंने 25 स्पीशीज बचपन में ही कलेक्ट कर ली थी। उसके बाद क्या हुआ था, बुक दी द ट्रेवल्स ऑफ, क्या था उसका नाम याद नहीं हो रहा, द ट्रेवल्स ऑफ, हाँ, मोनार्क 10, है ना। उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें क्या था, डॉक्टर अगहर्ट थे, उन्होंने क्या लिखा हुआ था, कि अगर आप ये रीडर हो, अगर आप तितलियों को टैग करना चाहते हो तो टैग करके उनके ऊपर टैगिंग लगा के कलेक्ट करना शुरू करो। तो इन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया, टास्क। हाँ, क्या इतनी कहानी अभी तक? हाँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कौन सा बनता है, मदर वाला, कि मम्मी का क्या रोल था। तो मम्मी का रोल हमें पता ही है, क्या क्या रोल था। हमेशा उन्होंने क्या इंकरेज किया अपने बेटे को, लर्निंग की तरफ। किस चीज की तरफ? लर्निंग के, नया सीखने की तरफ। तो हिज मदर ऑलवेज, बनाने की कोशिश करो, हिज मदर ऑलवेज इंकरेज्ड हिम टू लर्न न्यू थिंग्स, ऐसे बोलाना है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, इसको खत्म करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो, डर तो नहीं लग रहा, मजा आ रहा है ना। अब क्या हुआ, अब छोटा सा बच्चा था, वो तितलियां पकड़ रहा था, वो 7th ग्रेड में गए, बड़े बड़े हो गए, थोड़े से 6th-7th क्लास में गए। अब उन्होंने क्या किया, Ebright raised a flock of butterflies as it was difficult to chase them one by one. अब Ebright ने वो जो बुक में लिखा हुआ था ना कि आप तितलियों को टैग करना शुरू करो, उनके ऊपर चिट लगानी शुरू करो, तो उन्होंने एक एक पकड़ना नहीं करा, उन्होंने ना पूरे पूरे तितलियों के झुंड को पालना शुरू कर दिया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा तितलियों को इकट्ठा कर सकें। फिर क्या हुआ, when he was in 7th grade, अच्छा ये लाइन मैंने क्यों लिखी है यहाँ, क्वेश्चन है एग्जाम में, बार बार पूछा गया है कि उन्होंने एक साथ, जिसे ये why he raised a flock of butterfly, उन्होंने पूरा फ्लॉक, पूरा झुंड ही तितलियों का क्यों इकट्ठा करना शुरू किया, क्यों चेस करना शुरू किया? क्योंकि डिफिकल्ट था 1 by 1 करना, उसमें बहुत ज्यादा तितलियां नहीं आती थी। तो इसका आंसर यही है, ठीक है, इसी के अंदर है। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या हुआ, व्हेन ही वाज इन 7th ग्रेड, जब वो 7वीं ग्रेड में थे, 7th क्लास मान लो, ही पार्टिसिपेटेड इन काउंटी साइंस फेयर। उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। क्या किया, पार्टिसिपेट किया। क्या किया, 7th क्लास में आके पार्टिसिपेट किया। किसके अंदर? साइंस काउंटी फेयर था, एक तरह के जैसे साइंस वो नहीं लगते, क्या कहते हैं, फेयर लगते हैं, आपके भी स्कूलों में लगते होंगे, सुना होगा आपने। तो साइंस फेयर हुआ था, वहां पर उन्होंने ना एक स्लाइड लेके गए, फ्रॉक के टिश्यू की स्लाइड उन्होंने वहां दिखाई, वहां पे पार्टिसिपेट किया, लेकिन उनको वहां पे कुछ हासिल नहीं हुआ, उनको कोई प्राइज नहीं मिला। ही लॉस्ट एंड रियलाइज दैट ही नीडेड टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट। वहां उन्हें एहसास हुआ कि ये सिर्फ दिखाने से, शो पीस करने से या शोकेस करने से कोई फायदा नहीं है, मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाना होगा, कुछ एक्सपेरिमेंट करना होगा, कुछ नया करके दिखाना होगा। ऐसे सिर्फ डिस्प्ले दिखाने से कि देखो मैंने टिश्यू है ये फ्रॉक का, देख लो और मुझे प्राइज दे दो, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने मेंढक के टिश्यू का यूं दिखाने लगे, मेंढक के टिश्यू का, कि भाई ये देखो मेंढक का टिश्यू है, ऐसे डिस्प्ले करने लगे। लोगों ने कहा अरे क्या है यार, मेंढक का टिश्यू क्या है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो तब उन्हें एहसास हुआ, उन्होंने फेलियर देखा। क्या देखा? फेलियर देखा। अब उन्हें एहसास हुआ, रियलाइज हुआ कि उन्हें कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाना होगा, कि कुछ ऐसा हो कि उस टिश्यू के ऊपर कोई लाइन आई हुई हो, कोई उसके ऊपर निशान हो, जिसके बारे में मैं बोलूं ये निशान ऐसा नहीं, इस वजह से है, इससे ये फायदा हो रहा है, इससे ये हार्मोन निकल रहा है, अगर मैं ऐसा कुछ करूं तो ही मुझे प्राइज मिलेगा। किसने सोचा ये? 7th क्लास के रिचर्ड एब्राइट ने। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही रोट टू डॉक्टर अर्गहट। अब इनका पूरा क्या प्रोनाउंसिएशन है वो तो इनसे जाके पूछना पड़ेगा, ये अर्गहट है क्या है, मुझे तो ये अर्गहट ही पढ़े जाते हैं भाई। डॉक्टर अर्गहट ने क्या किया, अब इन्होंने डॉक्टर अर्गहट को लिखा, किसने? रिचर्ड एब्राइट ने, कि मुझे कुछ सजेशन दो। क्या कहा? आस्किंग हिम सम सजेशन, कि भाई मुझे सम सजेशन दे दो, आप मुझे सम सजेशन दो कि मैं किस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करूं। आजो जी, इन 8th ग्रेड, अब वो 8वीं क्लास में आए, ही ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ डिजीज। ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या किया उन्होंने, एक बीमारी के बारे में, बीमारी के कारण के बारे में, उसके कॉज के बारे में जानने की कोशिश करी। दैट किल्स मोनार्क कैटरपिलर्स, जो कि एक मोनार्क में क्या कहता है, एक नस्ल है। मोनार्क क्या है? एक नस्ल है। किसकी नस्ल है? तितली की। तितली की एक नस्ल है, वो मर जाती है एक बीमारी की वजह से। तितलियां भी तो मरती होंगी ना, तो जो तितलियां मर जाती हैं बीमारियों से। अब वो मरती क्यों है, इसके बारे में उन्होंने क्या करा, उस डिजीज के बारे में जानने की कोशिश करी, और इस बार उनका एक्सपेरिमेंट उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ और उन्होंने प्राइज जीता, एंड वन प्राइज। इस बार के साइंस फेयर में फेलियर देखा, कामयाब हो गए। फिर क्या करा इन नेक्स्ट ईयर, और अगले साल क्या किया उन्होंने, हिज प्रोजेक्ट वाज टू टेस्ट द थियोरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों प्रजातियां हैं, कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। एक है वाइसरॉय, क्या है? एक वाइसरॉय। ये कौन है? ये तितली मेरे मन की उड़ी, ये तितली है। ये कौन है? वाइसरॉय। एक है मोनार्क, क्या है? एक है मोनार्क, ये भी तितली की ही नस्ल है, ये भी तितली की नस्ल है भाई। तितली मन के उड़ी, ये तितलियां मेरी, दोनों तितलियां हैं। अब क्या है, थ्योरी क्या थी, टेस्ट क्या करना था, वो सुनो, बड़ा प्यारा टेस्ट था। टेस्ट ये था
दैट वायसराय बटरफ्लाईज कॉपी मोनार्क्स। मगर क्यों? जो वायसराय बटरफ्लाई है, ये वायसराय जो है ये मोनार्क को कॉपी करती हैं। क्या करती हैं? मोनार्क को कॉपी करती हैं, मोनार्क की तरह दिखती हैं, दिखने की कोशिश करती हैं। वो ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि जो वायसराय होती है ना, तो जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं ना, वो वायसराय को बहुत अच्छा टेस्ट लगता है, उनको खा लेते हैं, उनको डिनर बना लेते हैं। भाई तितलियों को भी तो कोई खाता है। जो पक्षी होते हैं वो किसको खाते हैं? कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। बटरफ्लाई भी एक कीड़ा ही है, इंसेक्ट ही है। उसको कौन खाता है? वायसरॉय को खाते हैं पक्षी। तो वायसरॉय क्या करते हैं? मोनार्क की तरह दिखने की कोशिश करते हैं, अपने आप को इस तरह से रख लेते हैं, ऐसे छुप जाते हैं, इस तरह की पोजीशन बनाते हैं जैसे वो लगे कि वो भी मोनार्क हैं, क्योंकि मोनार्क को हर कोई नहीं खाता, वायसरॉय को जरूर खाते हैं। इस बात पे किसने टेस्ट किया? इस थ्योरी पे, इस वाली थ्योरी को टेस्ट किया हमारे रिचर्ड एब्राइट ने, और उन्होंने ये पाया कि बात तो ठीक है कि वायसरॉय जो होता है वो मोनार्क की तरह दिखने की कोशिश करता है, क्योंकि वायसरॉय को ही ज्यादा जो पक्षी होते हैं वो खाते हैं, क्योंकि वो टेस्ट में अच्छा लगता है। लेकिन साथ ही साथ ये जो मोनार्क है ना, ऐसा नहीं है कि सभी मोनार्क को कोई नहीं खाता, मोनार्क को भी खाते हैं। कौन खाता है? मैना जो स्टार्लिंग होती है, मैना होती है, जो मैना, अरे तोता मैना वाली मैना, हाँ तोता मैना की कहानी यही आ गई। हाँ, मैना नहीं देखती भाई वो वायसरॉय क्या है, वो मोनार्क को भी खाती है, उसे मोनार्क को खाने में मजा आ जाता है। तो जरूरी नहीं है कि सारे ही पक्षी खाते। इस बात की थ्योरी, इस पे काम किसने किया? हमारे रिचर्ड एब्राइट ने किया, और ये बहुत अच्छी खोज थी, एक अच्छा एक्सपेरिमेंट था जिसपे उनको प्राइज भी मिला। द प्रोजेक्ट प्लेस फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन के अंदर इस प्रोजेक्ट को फर्स्ट डिवीजन मिली। और क्या हुआ? ही स्टार्टेड रिसर्च ऑन 12 गोल्डन स्पॉट्स। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया? आगे वक्त बीता, अब उन्होंने क्या करा? तितली के ऊपर ना 12 सुनहरे निशान से होते हैं। उन्होंने कहा ये क्या सिर्फ दिखावे के लिए है या इनसे कोई फायदा होता है? कोई तितली है, उस पे ना जो मोनार्क तितली है उसके ऊपर ना 12 तरह के सुनहरे निशान है, स्पॉट्स ऑन द बैक ऑफ मोनार्क, उनकी बैक पे। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने अब ये जानने की कोशिश करी कि ये निशान सिर्फ खूबसूरती के लिए है या इससे कोई फायदा भी होता है तितलियों को। अब क्या हुआ? जब उन्होंने ऐसा किया तो ही फाउंड दैट, उन्हें मिला कि दैट गोल्ड स्पॉट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग अ हार्मोन। जो गोल्ड स्पॉट्स थे वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे? एक हार्मोन के लिए। किस चीज के लिए? एक हार्मोन के लिए। आ जाते हैं। हाँ, तो गोल्ड स्पॉट्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे? एक हार्मोन के लिए, दैट वॉज नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या किया रिचर्ड एब्राइट ने? बहुत सारी थ्योरियों पे काम किया। एक थ्योरी तो वो मोनार्क और वायसरॉय की थी कि वायसरॉय मोनार्क जैसा दिखना चाहते हैं, इस थ्योरी पे काम किया। एक और थ्योरी पे काम किया कि भाई ये जो तितली होती है मोनार्क, उसके बैक पे जो गोल्डन स्पॉट्स होते हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे, ये गोल्डन स्पॉट्स जो है वो सिर्फ ऐसे ही है, कोई फायदा भी होता है। तो उन्होंने पाया कि जो गोल्डन स्पॉट्स हैं वो एक हार्मोन को रिलीज करते हैं, एक केमिकल छोड़ते हैं, जिस केमिकल से उसकी ग्रोथ होती है। समझ आया? बहुत सिंपल शब्दों में कहूं, तितली के ऊपर सुनहरे कलर के निशान है। वो सुनहरे कलर के निशान से क्या होता है? उस सुनहरे कलर के निशान से यह होता है कि उसमें से केमिकल निकलता है जिससे तितली की ग्रोथ होती है। यह बात किसने पता करी? रिचर्ड एब्राइट ने। देखो मजा आ रहा है, आ जाओ। फॉर इट्स ग्रोथ ही डिस्कवर्ड दैट डीएनए। और आगे चल के उन्होंने क्या किया? अपने दोस्त, उनका एक बहुत इंटेलिजेंट फ्रेंड था, उसके साथ मिलकर उन्होंने और इस थ्योरी पे काम किया, तितलियों के ऊपर बहुत सारा काम किया, लैब में बैठ के काम किया, एक्सरे देख रहे थे, एक डिवाइस बनाया, उसमें चेक किया, और बहुत सारी चेकिंग करते हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हुए अपनी थ्योरी उन्होंने निकाली। और उन्होंने पाया कि जो डीएनए होता है ना, वो ब्लूप्रिंट होता है किसी भी लाइफ का। जो सेल होता है, सेल के अंदर जो डीएनए होता है, तो डीएनए क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है कि जैसा डीएनए होगा ना, वैसी ही उस कोशिका की, उस सेल की आगे लाइफ बनेगी। ये बात किसने बताई? ये बात रिचर्ड एब्राइट ने हमें बताई थी। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये पाया था। जो चीज पब्लिश हुई थी अखबारों के अंदर भी उस जमाने में, और उस जमाने में पहली बार ऐसा होता कि किसी कॉलेज के बच्चे की इतने बड़े अखबार के अंदर, कोई मैगजीन के अंदर पब्लिश हुआ, जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ था, बेसिकली साइंटिफिक जर्नल था। ही वॉज गुड एट, आपसे वैसे ये नहीं पूछेगा कि क्या पब्लिश हुआ, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं गया, कि एक साइंटिफिक जर्नल था जिसके अंदर ये वाली उनकी थ्योरी पब्लिश हुई थी, बट आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। आगे देखते हैं। ही वॉज अ गुड एंड डिबेटिंग, वो डिबेटिंग में गुड थे, पब्लिक स्पीकिंग में, और एक कैनोइस्ट भी बहुत अच्छे थे। ये बात आपको बस याद रखनी है। ये चैप्टर होता है यहां पे खत्म। इसके अंदर जो टेक्निकल पॉइंट थे वो मैंने आपको बताया कि उनकी थ्योरी वायसरॉय और मोनार्क वाली बता दी है ना, कि उसके जैसा क्यों दिखना चाहती थी। एक वो 12 गोल्डन स्पॉट वाला बहुत अच्छा पॉइंट है, वो मैंने आपको बता दिया कि उससे क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है और जो कि उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई टफ वर्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई कि डीएनए का ब्लूप्रिंट होता है किसका? किसी भी लाइफ का। ये उनकी सबसे बड़ी डिस्कवरी थी, ये उनकी सबसे बड़ी डिस्कवरी थी।
तो मुझे उम्मीद है कि चैप्टर तो बहुत मोटा मोटा समझ में आया, 3 नंबर का सवाल ज्यादा आता है, इसलिए मैंने आपको चीजें बहुत इजीली समझाई। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको ना शॉर्ट में समझा देता हूं। और शॉर्ट में एक बार इसको समझ लेते हैं क्या है इस चैप्टर में। कुछ भी नहीं है, ये कहानी किसकी, रिचर्ड एब्राइट की। किसकी, रिचर्ड एब्राइट की, जो कि एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है। बचपन से ही क्या था, उनकी मदर ने उनका इंटरेस्ट किस में करवाया था, लर्निंग के अंदर करवाया था कि नहीं। हाँ, उनको क्या दिए, उनको कैमरास दिए, माइक्रोफोन्स दिए, इक्विपमेंट्स दिए, उनको एनकरेज किया किस चीज के लिए, लर्निंग के लिए। उनको एक बुक दी, कौन सी बुक दी, ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10, ये वाली बुक दी है ना, यही था। और क्या था, और इन्होंने क्या किया था, कलेक्टिंग बटरफ्लाई का काम करते थे। इन्होंने 25 स्पीशीज को अपने होम टाउन में कलेक्ट कर लिया था। फिर इन्होंने क्या किया, साइंस फेयर में हिस्सा लिया, वहां पे जो इनका प्रोजेक्ट था वो बेकार हुआ, लॉस्ट हुए। और उन्होंने रियलाइज किया, उन्होंने क्या किया, रियलाइज क्या किया कि उन्हें कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करने होंगे। नेक्स्ट ईयर रियल एक्सपेरिमेंट किया और क्या किया, प्राइज जीत लिया। वाइसरॉय और मोनार्क के ऊपर भी इन्होंने थ्योरी पे भी क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके लिए भी इनको प्राइज दिया गया। 12 गोल्डन स्पॉट के ऊपर इन्होंने काम किया जो कि मोनार्क के बैक पे होते हैं, उसके लिए, उस इन्वेंशन के लिए, उस डिस्कवरी के लिए इनको प्राइज मिला, बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिली। फाइनली इन्होंने बताया कि डीएनए क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है लाइफ का। यही तो है पूरा चैप्टर, यही है। एक साइंटिस्ट बनने के लिए किस किस चीज की जरूरत है, किस किस चीज की जरूरत है, वो मैंने आपको बता दिया। उसके लिए क्यूरियोसिटी, ब्राइट माइंड और विल पावर होनी चाहिए, एक साइंटिस्ट आप बन जाओगे। पूरे चैप्टर में और कुछ नहीं है। जिसने ये सारी चीजें याद रख ली ना, जो भी हमने डिस्कस की है, जो मैंने चाइनीज भाषा में लिखा है, वो सबको याद रह जाएगा। दोस्तों इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, तो इसकी चिंता मत करो कि ये जो सर ये वाला वर्ड दिख नहीं रहा, ये समझ नहीं आया। वो सारी पीडीएफ, ये पूरी पीडीएफ आराम से आपको फ्री में मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पे। डियर सर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो छोड़ दो। अभी मेन यही तो है ना इस चैप्टर के अंदर। अब इसके कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं, उनके आंसर इसी लॉन्ग आंसर से जो मैंने आपके लिए लिखा है, ये अपने हाथों से जो लिखा है, इसी में से इसके आंसर बनेंगे, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ। कि रिचर्ड एब्राइट की लाइफ में एक बुक कैसे टर्निंग पॉइंट हुई। कौन सी बुक थी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, और वो किसने दी थी, उनकी मदर ने दी थी। उसको पढ़ने के बाद, उस बुक को पढ़ने के बाद उनके सामने क्या खुल गया था, ओपन द न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस टू यंग रिची। उसके बाद उन्होंने जो बटरफ्लाइज होती थी उनको टैगिंग करने का काम शुरू कर दिया था। और इस तरह से फिर बटरफ्लाइज में और इंटरेस्ट बढ़ा और उन्होंने रिसर्च करी और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए। तो ये इसका आंसर था। इसी में से 2-3 लाइन लिखनी थी मेरे प्यारे दोस्तों। कोई मुश्किल काम है क्या, बिल्कुल नहीं। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसकी मदर ने कैसे हेल्प। सर अब तो हमें आता है, आप क्या बता रहे हो, अब हम समझ चुके। उनकी मदर ने उनको हमेशा इंकरेज किया टू लर्न न्यू थिंग्स। और क्या क्या दिया, माइक्रोस्कोप दिया और टेलीस्कोप दिया, सारी जो चीजें दी थी, कैमरास दिए, माउंटिंग इक्विपमेंट दिए, मटेरियल दिए, और ये सारी चीजें आप लिख दोगे, बहुत इसमें टाइम नहीं लगाने वाला, आपको समझ में आता है ये। What lesson does Ebright learn when he does not win anything at a science fair? जब साइंस फेयर में एब्राइट ने कुछ नहीं जीता था, तो उन्होंने क्या लेसन लर्न किया था, he realized that he has to do some real experiment. उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें क्या करना है, रियल एक्सपेरिमेंट्स करने, not mere displaying the experiment या मॉडल्स। उन्हें समझ में आ गया था कि फ्रॉग के टिश्यू को शो करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। वेरी गुड जी। What experiment and project does he then undertake? उसके बाद उन्होंने कौन से एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट करे, वो आपको मैंने बताया रखा, वाइसरॉय वाले, मोनार्क वाला, उस थ्योरी पे उन्होंने काम किया था, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। एक वायरल डिजीज थी, वायरल डिजीज के ऊपर उन्होंने काम किया था, जिससे मोनार्क जो कैटरपिलर था वो मर जाता था। ये इसमें हमने लिखा हुआ, इसमें से आंसर आ जाएगा। कुछ मत करना, 3-4 बार ना मेरा ही लिखा है लॉन्ग आंसर, बस पढ़ लेना, रटना नहीं, सिर्फ पढ़ लेना। देखो सारे वर्ड ना आपके मुंह पे आ जाएंगे, इसको पढ़ लेना, माइंड में हो जाएगा, एक बार लिख के देख लेना रफली, देखो खत्म ये चैप्टर। फिर What are the qualities that go into the making of a scientist? एक साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए भाई, वो मैंने आपको बता दिया। ब्राइट माइंड होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, विल होनी चाहिए, और हार्ड वर्क होना चाहिए। और भाई ये सारी चीज अगर आपके अंदर है तो देन यू कैन बिकम अ वेरी गुड साइंटिस्ट। उनकी मदर ने क्या रोल प्ले किया, अगर वो बड़ा और लॉन्ग आंसर मारा तो बता दो भाई। साथ में एक मदर होनी चाहिए, पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए भाई, पेरेंट्स भी एनकरेज करें, आपके आसपास के रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके गार्जियंस एनकरेज करें, देन यू कैन बिकम अ वेरी गुड साइंटिस्ट। लेकिन उनकी विल पावर स्ट्रांग थी, आपको फेलियर
इससे घबराना नहीं है, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट योर फेलियर्स, यू हैव टू गेट अप एंड फाइट अगेन एंड दैट शुड बी योर स्पिरिट। इस तरह से आपको इसका आंसर करना है। कुछ और लॉन्ग आंसर मैंने आपके लिए लिखे हुए थे। कहां गए रिचर्ड एब्राइट भाई? रिचर्ड एब्राइट के प्रोफेसर थे सोशल साइंस के, वो उनके बारे में कहते हैं क्योंकि इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पास हुए थे, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है हार्वर्ड, भाई वहां के ये पास आउट है। उनके बारे में उनके प्रोफेसर मिस्टर वियरर कहते हैं, सोशल साइंस के प्रोफेसर, वो कहते हैं कि भाई जो रिचर्ड एब्राइट थे बहुत कंपेटिटिव थे। कंपेटिटिव मतलब जो बहुत ज्यादा कंपटीशन रखते हैं, लेकिन उसका यह मतलब नहीं था कि वो प्राइज जीतना चाहते थे कि बाकी सब हार जाए मैं जीत जाऊं, नहीं। उनकी कोशिश सिर्फ ये रहती थी, ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, कि वो सबसे अच्छा अपना काम करना चाहते थे जितना अच्छा वो कर सकते हैं। 3-4 घंटे रात में अपना वो डिबेट को तैयार करने में लगाते थे जहां कोई डिबेट करनी होती थी, और साथ ही वो बटरफ्लाई का भी अपना काम देखते थे, उन पर भी एक्सपेरिमेंट करते थे। तो ही वॉज वेरी मेहनती, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थे, बट एट द सेम टाइम वो अपने काम को बेस्ट करना चाहते थे। दैट्स व्हाई ही बिकेम अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो ये उनके बारे में उनकी सोच थी। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैं बार बार आते हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपसे पहले ही बताया, इस चैप्टर में से 3 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, छोटे नंबर के 3 नंबर के ज्यादा आते हैं। स्टिल बार बार जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए वो मैंने आपके सामने लिख दिए यहाँ पे। व्हाट ओपिनियन डिड मिस्टर वियरर एब्राइट सोशल साइंस टीचर हैव अबाउट हिम? सोशल साइंस जो उसके टीचर थे, जो उनके मिस्टर एब्राइट के टीचर थे, वैसे तो वो हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, तो भाई उनका उनके बारे में क्या कहना था? तो अभी हमने सीखा था, उन्होंने क्या कहा था कि कंपेटिटिव है, वो अपनी जॉब को बेस्ट तरीके से करना चाहते थे, द बेस्ट वे ही कुड डू, ये उनकी कोशिश रहती थी। तो वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। व्हाट लेसन, अच्छा ये 3 नंबर का ही तो है, अब इसमें 7 नंबर में 6 नंबर में क्या लिखोगे आप? 6 नंबर में थोड़ी कुछ आ जाएगा। व्हाट लेसन डिड एब्राइट लर्न व्हेन ही डिड नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर? ये आपको पता ही है भाई। व्हाट ओपिनियन डिड मिस्टर वियरर एब्राइट, बार-बार रिपीट हो रहा है, देखो रिपीट हो रहा है। हाउ डिड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार-बार बताने की भी जरूरत नहीं, आपको पता है इनके आंसर्स। व्हाई डिड रिचर्ड एब्राइट रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज? मैंने उसमें मेंशन किया था कि उन्होंने रेज ऑफ बटरफ्लाई का क्यों किया? बिकॉज़ इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कैच वन बाय वन आप कैच नहीं कर सकते, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। व्हाट लेसन डिड एब्राइट लर्न व्हेन ही डिड नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर? हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को भी, कि जब उन्होंने कुछ नहीं जीता साइंस फेयर में तो उन्होंने क्या रियलाइज किया? ही रियलाइज कि उनको रियल एक्सपेरिमेंट करने होंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। इसको लाइक करके अपना प्यार दे, टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ मिल जाएगी। कोई भी डाउट आता है मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, आपके बहुत काम आने वाला हूं मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कमेंट में बताएं कौन सा टॉपिक चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।